Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are here to talk about the pitfalls of the national consciousness by Frantz Fanon. इससे पहले की वीडियो में हम द रेस्ट ऑफ द अर्थ इस कंप्लीट बुक की समरी को डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यू कैन वॉच इट. सो अब बात करेंगे द पिटफॉल्स ऑफ द नेशनल कॉन्शियसनेस के बारे में. ये ही इसी बुक का पार्ट है. चैप्टर नंबर 3 द रेस्ट ऑफ द अर्थ का ही पार्ट है, द पिटफॉल्स ऑफ द नेशनल कॉन्शियसनेस. सो अब बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंच फैनन के बारे में. जो फ्रेंच फैनन है, इनका पूरा नाम है फ्रेंच ओमर फैनन, जो कि एक फ्रेंच साइकेट्रिस्ट हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल फिलोसोफर भी हैं. ये फेमस है अपनी कॉलोनियल स्टडीज़, क्रिटिकल थियोरी एंड मार्क्सिज्म के लिए. तो अब बात करते हैं द पिटफॉल्स ऑफ द नेशनल कॉन्शियसनेस के बारे में, जो कि फ्रेंच फैनन ने लिखा है अपनी बुक द रेस्ट ऑफ द अर्थ में, चैप्टर नंबर 3. सो इन्होंने बात की न्यू कॉलोनियलिज्म. सो अकॉर्डिंग टू हिम न्यू कॉलोनियलिज्म है क्या, पहले इसे जानते हैं. यहाँ पर फ्रेंच फैनन ने डिपिक्ट किया है बहुत सारे वेज न्यू कॉलोनियलिज्म के, विच मीन्स डीकोलोनाइजेशन हो चुका. लाइक जो रूलिंग कर रहे थे, जैसे कि कॉलोनीज़ बनाकर ब्रिटिशर्स ने रूलिंग की, जैसे इंडिया, अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज़ पर. तो जब रूलिंग कर रहे थे तो कॉलोनाइजेशन था, जब वो यहाँ से चले गए तो डीकोलोनाइजेशन हुआ. बट न्यू कॉलोनियलिज्म केम इन पावर आफ्टर डीकोलोनाइजेशन. इट इज़ स्टिल इन चार्ज, ऑल्दो ऑन पेपर द न्यू नेशन इज़ इंडिपेंडेंट, बट इट इज़ नॉट. पेपर के अकॉर्डिंग पेपर पे इंडिपेंडेंट है न्यू नेशन, लेकिन न्यू कॉलोनियलिज्म अब भी है. तो ही गेव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इट कि अभी न्यू कॉलोनियलिज्म है, डीकोलोनाइजेशन हो चुका है, लेकिन अब एक नया ही कॉलोनियलिज्म आ गया है. तो इन्होंने इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, जो कि हमें ये समझने में हेल्प करता है कि न्यू कॉलोनियलिज्म है क्या. सो इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट आएगी उसे किस तरह से रूल करना चाहिए, इससे लेकर भी काफ़ी सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर फ्रेंच फैनन ने प्रेजेंट किए हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम जो इंडिपेंडेंस के बाद रूल करने वाले लोग थे वो कुछ ही एजुकेटेड लोग थे, और वो कुछ लोग जो इलाइट क्लास से बिलोंग करते थे. सम पीपल ऑफ रिलेटेड टू इलाइट क्लास लाइक बोर्गोइसी. तो कुछ लोगों ने इसे ये बोला कि जो लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं, क्योंकि कुछ ही लोग थे इलाइट क्लास के लोग जो रिच थे या फिर एजुकेटेड थे, वही लोग रूलिंग कर रहे थे. यहाँ पर फ्रेंच फैनन ऐसे लोगों को नेशनल बोर्गोइसी बोलते हैं. उन्होंने इसे एक टर्म दी है नेशनल बोर्गोइसी, क्योंकि जो रूलिंग कर रहे थे कॉलोनीज़ बनाकर वो तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन अब अपने ही देश के लोग रूल कर रहे हैं, तो नेशनल बोर्गोइसी उन्हें नाम दिया, क्योंकि कॉलोनाइजर्स गए थे. लेकिन उसके बाद नेशनल बोर्गोइसी ने आकर रूलिंग स्टार्ट कर दी. अब ये इस क्लास के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा डोमिनेंट समझने लगे कि सारी पावर जो है इन्हीं के हाथ में है. बट दे डिड नॉट हैव दैट मच पावर. वो नेशन के लिए कुछ नया कर पाने के अनेबल थे, जैसे कि इंडस्ट्रीज़. खुद की अपने नेशन के लिए न्यू वे से इंडस्ट्रीज़ बनाने से अच्छा वो उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों को बस मैनेज करके खुश थे. एंड वन मोर पॉइंट इज़ देयर, जैसे कि हमेशा की तरह जैसे जो रूलिंग क्लास होती है वो अपने कल्चर को अपनाने के लिए लोगों को इंसिस्ट करती है, सेम ऐसा ही नेशनल बोर्गोइसी ने भी किया. बट ये नेशनल बोर्गोइसीज के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया. चारों तरफ केओस फैल गया, डिवास्टेशन की सिचुएशन बन गई. अब इस चीज़ को संभालने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर की नीड थी, जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप आई, तानाशाही वी कैन सी. बट इस डिक्टेटर का सिर्फ एक ही पर्पस था कि बोर्गोइसी पावरफुल रहे, वो ही डोमिनेंट रहे, वो ही रूलिंग करते रहें. बट यहाँ एक प्रॉब्लम और भी हुई कि पॉवर्टी बढ़ती गई और लोगों की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होती गई, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वही था, लोग उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे जैसे कि कॉलोनियलिज्म के टाइम पर था. जैसे वो सिखा कर गए वैसे ही काम कर रहे थे, साथ में उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों को मैनेज करना पसंद कर रहे थे. अपने तरीके से पार नहीं थी कि अपने तरीके से कुछ नया स्टार्ट कर पाएँ. दे वर हैप्पी टू बी अ मैनेजर ओनली, नॉट द ओनर. तो यहाँ पर फ्रेंच फैनन ने एक सॉल्यूशन भी बताया कि पीजेंट्स को भी प्रॉपर पॉलिटिकल और इकोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें भी एजुकेट किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि सभी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं नेशन की डेवलपमेंट के लिए. सो ही कॉल्स फॉर decentralized nation that does not ignore countryside. तो इन्होंने सॉल्यूशन ये दिया कि किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, हर कोई नेशन के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है. एंड यहाँ पर वो कहते हैं नेशन मस्ट बी गवर्न बाय द पीपल एंड द पीपल. लाइक इन्होंने यही चीज़ जो अभी भी हम बोलते आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. So he said that we should include rural population into government. हमें उन्हें भी include करना चाहिए. और फ्रेंड्स फैनन की इस बुक के बाद काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए. ये जो इनका सॉल्यूशन था कि हमें सभी को इंक्लूड करना चाहिए, लाइक रूरल पॉपुलेशन को भी इंक्लूड करो, ये चीज़, ये रूल उस टाइम पर जिन लोगों ने अपनाया था वो सक्सेसफुल हुए. लाइक अमेरिकन रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो सिमिलर प्रिंसिपल को ही फॉलो किया गया. सेम चीज़ कंबोडिया में भी फॉलो की गई, जो कि डिक्टेटर पोल पॉट ने इसको अच्छे से समझा और फॉलो किया. उन्होंने इसे एक मूवमेंट का नाम दिया कल्चरल रिवॉल्यूशन. सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द पिटफॉल्स ऑफ द नेशनल कॉन्शियसनेस. I hope you guys understand. If you understand, hit like, share it and subscribe it. Thank you.